कहानी की शुरुआत होती है आर्कटिक सर्कल की उस बर्फीली जमीन से जहां एक पायलट बर्फ खोद रहा था। उसकी वर्दी पर सिर्फ उसका नाम ओवरगार्ड लिखा था और वो इस जगह का इकलौता बचा हुआ इंसान था। काम खत्म होने पर पता चला उसने बर्फ में SOS लिखा था। दरअसल 1 साल पहले उसका जहाज यहाँ क्रैश हो गया था। इंजन और पंख टूट चुके थे, लेकिन वह किसी तरह इस बर्फीले इलाके में जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। ओवरगार्ड ने साधारण तारों से मछली पकड़ने का एक औजार बनाया था, लेकिन जब उसने देखा तो कांटा पहले से ही किसी चालाक मछली ने बर्बाद कर दिया था। उसे लगा आज भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी पास के बर्फीले छेद पर रखी लोहे की पट्टी खड़खड़ाई। ओवरगार्ड जल्दी से वहां गया और तार को बर्फ के छेद से ऊपर खींचा। सामने एक बढ़िया सैमन मछली थी, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी, क्योंकि यह उसकी 308वीं मछली थी। वह उसे लेकर प्लेन में गया। उसने धीरे से मछली का पेट चीरा, एक टुकड़ा काटा और मुंह में रख लिया, लेकिन ये उसे कोई सुकून नहीं दे रही थी। उस वक्त उसे बस अपने घर के नूडल्स की याद आ रही थी। अच्छी बात यह थी कि जहाज की वायरलेस रेस्क्यू मशीन सही सलामत थी और यही एक उम्मीद थी जो ओवरगार्ड को जीने का हौसला दे रही थी। वो उस मशीन को लेकर कड़ाके की ठंड में निकला और 1000 मीटर से ऊंची बर्फीली चोटी पर पैदल चढ़ गया। हाथ से मशीन घुमाने पर एक कमजोर सा सिग्नल बाहर जाता था। हर बार वो किसी जवाब का इंतजार करता, लेकिन चारों तरफ सिर्फ बर्फीली हवा की आवाज थी। फिर भी ओवरगार्ड ने कभी हार नहीं मानी। वो कई घंटों तक उसे घुमाता रहा। आर्कटिक में दिन और रात का कोई फर्क नहीं था, इसलिए उसने घड़ी की अलार्म क्लॉक से अपने काम का समय तय कर रखा था। नहीं तो शरीर की घड़ी बिगड़ते ही इंसान जल्दी टूट जाता है। जैसे ही ओवरगार्ड ने खड़े होकर उस अनंत बर्फीले मैदान को देखा तो उसकी आंखें तुरंत नम हो गईं। वह अकेले कहीं निकल जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। बस वहीं रुककर इंतजार करना था और यह नहीं पता था कि यह इंतजार कब तक चलेगा। एक रात के आराम के बाद उसमें काफी ताकत वापस आई। वो फिर से जोर लगाकर बर्फ खोदने लगा। वह उन अक्षरों को एकदम साफ रखना चाहता था। पूरी सुबह मेहनत करने के बाद अलार्म बजी। अब खाने का वक्त था। ओवरगार्ड ने सामान उठाया और पास पड़े जहाज के मलबे की तरफ चल पड़ा। वापस आकर उसने बर्फ के छेद के पास देखा। तभी नजर पास रखे स्टोरेज बॉक्स पर पड़ी। वो टूटा हुआ था। अंदर झांका तो बस कुछ मछलियों के टुकड़े बचे थे। तुरंत उसका दिल बैठ गया और जब नीचे देखा तो जमीन पर एक बहुत बड़ा पंजे का निशान था, जो साफ तौर पर किसी बड़े जानवर का था। ओवरगार्ड फौरन सतर्क हो गया। चारों तरफ नजर घुमाई और जब लगा कि सब ठीक है, तब भागते हुए जहाज के मलबे के अंदर घुसा। उसने दरवाजा बंद किया और बैठ गया। सांसें फूली हुई थीं। उसे उस छोटी सी जगह में उसे थोड़ा सुकून मिला। थोड़ी देर बाद खतरे के बावजूद ओवरगार्ड फिर पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। सिग्नल भेजते हुए उसकी नजरें चारों तरफ घूमती रहीं, लेकिन जब वो वापस जाने लगा तभी दूर बर्फ में एक सफेद पोलर बेयर दिखा, लेकिन अभी वह काफी दूर था। उस खतरे के साए में एक और रात गुजरी। अगले दिन वह जल्दी पहाड़ पर चढ़ गया और सिग्नल भेजने लगा। आसमान में घने काले बादल आ गए और तेज हवा चलने लगी, लेकिन अभी भी कोई जवाब नहीं आया। ओवरगार्ड निराश होकर उठने लगा। तभी मशीन की हरी बत्ती एक पल के लिए जली। वो तुरंत रुक गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने तेजी से मशीन घुमाना शुरू किया और हरी बत्ती बार बार झपकने लगी। इसका मतलब था कि पास में कोई रिसीविंग डिवाइस जरूर था। तभी दूर एक हेलीकॉप्टर नजर आया। ओवरगार्ड ने फौरन सिग्नल स्टिक निकाली और जोर जोर से हिलाने लगा। आखिरकार पायलट की नजर उस पर पड़ी। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगा। ओवरगार्ड ने खुशी से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। 1 साल की मुश्किल जिंदगी के बाद अब वह वापस घर जाने वाला था, लेकिन जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ। तूफान और तेज हो गया। तेज हवा से हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ने लगा। फिर एक और तेज हवा का झोंका आया और हेलीकॉप्टर हवा में काबू खोकर सीधे नीचे जा गिरा। ये देखकर ओवरगार्ड वहीं सन्न रह गया। वह बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि अभी क्या हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान उसके साथ मजाक कर रहे हो। अभी अभी जो उम्मीद जगी थी वो पल भर में फिर से टूट गई। ओवरगार्ड ने किसी तरह खुद को संभाला और उस जगह की तरफ दौड़ पड़ा जहाँ हेलीकॉप्टर गिरा था। उसने जोर लगाकर टेढ़ा हुआ दरवाजा खोला तो देखा कि दोनों पायलट बेहोश पड़े थे। उसने पहले मेल पायलट को बाहर खींचा, लेकिन वह पहले ही मर चुका था। उसने उसे तुरंत बाहर निकालकर फेंक दिया। अच्छी बात यह थी कि फीमेल पायलट की सांसें अभी भी चल रही थीं, हालांकि उसके पेट में गहरी चोट लगी थी। ओवरगार्ड ने हेलीकॉप्टर की स्टोरेज से मेडिकल किट निकाली। पहले नेल गन से महिला का जख्म बंद किया और फिर पट्टी से खून रोकने की कोशिश की। बाहर बर्फीला तूफान तेज होता जा रहा था। ओवरगार्ड ने हेलीकॉप्टर के दरवाजे बंद किए और उस रात महिला के पास ही रहा। अगली सुबह उठा तो तूफान थम चुका था। उसने हाथ के मोजे उतारकर महिला की सांसें देखी। धड़कन चल रही थी और सांसें भी ठीक ठाक थी। उसने अपना मफलर उतारकर महिला को ओढ़ा दिया। फिर वो हेलीकॉप्टर में काम की चीजें ढूंढने लगा। जल्द ही उसे एक बर्फ काटने वाला चाकू मिला। ये बर्फ तोड़ने के बेहद काम का था। साथ ही 2 सिग्नल स्टिक और एक डिटेल्ड सैटेलाइट मैप भी मिला। लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी हुई एक इंस्टेंट नूडल्स के डिब्बे को देखकर। उसने फौरन पैकेट फाड़ा और नूडल्स निकाले। 2-3 कौर खाए और धीरे धीरे चबाता रहा। करीब 1 साल में यह उसके लिए सबसे अच्छा खाना था। इसके बाद उसने हेलीकॉप्टर की बॉडी पर रेस्क्यू मैसेज लिखा और उसका दरवाजा उखाड़कर महिला को उस पर लिटाने के लिए स्लेज की तरह इस्तेमाल किया। महिला को अच्छे से बांधा और खींचते हुए अपने जहाज के मलबे तक ले आया। महिला को वहां ठीक से रखने के बाद वो वापस क्रैश साइट पर गया। पहले मेल पायलट को बर्फ में दफनाया और फिर बाकी सामान ढूंढने लगा। किस्मत से उसे एक छोटा गैस स्टोव मिला और पायलट की जेब में एक लाइटर भी। ओवरगार्ड खुश हो गया। उसने 1 साल बाद पहली बार आग देखी थी। फिर एक तस्वीर भी मिली। उसे देखकर वो कुछ देर चुप रहा और चुपचाप जेब में रख ली। जब वो वापस जाने लगा तब हेलीकॉप्टर की बूट में एक साबुत स्नोबोर्ड मिली। इतनी एक के बाद एक अच्छी चीजें मिलते देख ओवरगार्ड हंस पड़ा। फिर स्नोबोर्ड पर
सारा सामान लादा और कैंप की तरफ चल पड़ा। वापस आकर उसने वो तस्वीर खिड़की पर रखी और उसका जख्म देखा। जो डिसइंफेक्शन की दवाई मिली थी उससे फौरन जख्म साफ किया। ये सब करने के बाद उसने गैस स्टोव जलाई और एक बड़े बर्तन में सैल्मन नूडल्स बनाए। चाकू से मछली का एक टुकड़ा उठाया, मुंह में रखा और धीरे धीरे चबाया। सब खा जाने का मन होने के बावजूद उसने खुद को रोका और एक प्लास्टिक की चम्मच से मछली का टुकड़ा उठाया। उसने उसे ठंडा किया और महिला के मुंह में रख दिया, लेकिन महिला आधी बेहोश पड़ी थी। एक कौर खाने के बाद उसने मुंह नहीं खोला। ओवरगार्ड समझ गया। उसने महिला को दिलासा दिया कि रेस्क्यू टीम जल्द ही यहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन अगले कई दिन बीत गए। न रेस्क्यू टीम आई और न ही महिला की हालत सुधरी। जो डिसइंफेक्टेंट था वो भी खत्म हो गया और जख्म बिगड़ता जा रहा था। साथ में अब उसे बुखार भी आ चुका था। ओवरगार्ड ने महिला के परिवार की तस्वीर देखी और उसे बेहद अफसोस हुआ। अगर वो नहीं होता तो यह महिला अभी तक अपने घर पहुंच चुकी होती। अब और इंतजार नहीं हो सकता था। वो महिला को यूं मरते हुए नहीं देखना चाहता था। ओवरगार्ड ने फैसला किया कि वो महिला को लेकर पैदल ही कई किलोमीटर दूर मौजूद रेस्क्यू स्टेशन तक पहुंचेगा। उसने मैप निकाला और एक मार्कर से सबसे छोटा रास्ता मार्क किया। फिर पहाड़ की चोटी पर जाकर उस अनंत बर्फीले मैदान को देखा और ठान लिया कि इस जमीन को पार करना है। उसने हाल ही में पकड़ी सारी मछलियां उठाई, पानी का पूरा डिब्बा भरा और जरूरी सामान इकट्ठा किया। फिर महिला को स्लीपिंग बैग में रखा। फिर उसने उसे स्लेज पर बांधा और जहाज पर दोनों की दिशा लिखकर छोड़ दी। ज्यादा देर न करते हुए उसने तुरंत स्लेज उठाई और उस जगह से निकल पड़ा जो पिछले 1 साल से उसका घर थी। नरम बर्फ पर चलना आसान नहीं था, पर वह मन से बिल्कुल तैयार था। लेकिन इस कड़ाके की ठंड और मुश्किल जमीन ने शरीर की सारी ताकत जल्द ही खींच ली। थोड़ी दूर चलते ही वो थककर बर्फ पर गिर पड़ा। रुककर पहले महिला को थोड़ा पानी पिलाया, फिर थोड़ी देर आराम करके दोबारा निकल पड़ा। चलते चलते जब घड़ी का अलार्म बजा तब उसे याद आया कि रुकने का वक्त हो गया है। उसने मैप निकाला और अपनी मौजूदा जगह मार्क की ताकि रास्ता न भूले। पूरे दिन चलने के बाद भी कुल दूरी का 5वां हिस्सा भी नहीं हुआ था और अब अंधेरा होने लगा था। इस रफ्तार से महिला कैंप तक जिंदा नहीं पहुंच पाएगी। ओवरगार्ड ने एक बंद पहाड़ी ढलान के नीचे रात गुजारने का फैसला किया। उसने फावड़े से बर्फ में एक ऐसा गड्ढा खोदा जिसमें दोनों आराम कर सकें। बर्फ के अंदर रहने से बाहर की ठंडी हवा नहीं आती, जिससे महिला का तापमान भी नॉर्मल रह सके। अच्छी बात यह थी कि महिला की हालत थोड़ी बेहतर लग रही थी। इससे ओवरगार्ड को कुछ राहत मिली। एक रात के आराम के बाद दोनों फिर निकल पड़े, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही रास्ते में एक खड़ी चढ़ाई आ गई। उसने मैप देखा, रास्ता सही था, लेकिन इस ऊंची चढ़ाई का मैप में कोई नामो निशान नहीं था। और अगर इस चढ़ाई को छोड़कर घूम कर जाते तो दूरी 5 गुना बढ़ जाती। उनके पास उतना खाना भी नहीं था और महिला की तबीयत भी इतना वक्त साथ नहीं दे सकती थी। मजबूरन ओवरगार्ड अकेला उस चढ़ाई पर चढ़ा। ऊपर जाकर देखा तो आगे का रास्ता बिल्कुल सीधा और आसान था, लेकिन यह ढलान सबसे मुश्किल थी। उसने पहले सारा सामान ऊपर खींचा, जो कि आसानी से हो गया। फिर रस्सी से स्लेज बांधकर महिला को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन चाहे कितनी भी ताकत लगाई हो, पर महिला को ऊपर नहीं ला पाया। एक बार तो वह खुद भी लगभग नीचे खींच गया। ओवरगार्ड ने पीछे का रास्ता देखा, फिर ऊपर खींचा हुआ सामान देखा। एक पल के लिए मन में आया कि महिला को यहीं छोड़ दे और अकेले आगे बढ़ जाए। इस सुनसान जगह में किसी को पता भी नहीं चलेगा और अकेले एक दिन में ही पहुंच जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ओवरगार्ड ने पहले मार्क किया हुआ रास्ता काटा और महिला को लेकर उसी 5 दिन वाले रास्ते से निकल पड़ा। और अब उसके पूरी तरह एल लगने वाले थे। उसे ढलान के नीचे एक छोटी सी पत्थर की गुफा मिली, जो देखने में सुरक्षित भी लग रही थी। उसने तुरंत स्लेज अंदर धकेली। गुफा इतनी बड़ी थी कि गैस स्टोव भी जल सकता था। उसने महिला को मछली खिलाने की कोशिश की, लेकिन महिला इतनी कमजोर हो चुकी थी कि मुंह तक नहीं खोल पा रही थी। बस थोड़ा पानी ही अंदर जा सका। लंबे समय की ठंड ने महिला की हालत और बिगाड़ दी थी, लेकिन मुसीबत अकेली नहीं आई थी। जब ओवरगार्ड सोने की तैयारी कर रहा था, तभी गैस स्टोव धीरे धीरे बुझ गई और उसी पल बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। उसने बर्फ काटने वाला औजार उठाया और जल्दी से बाहर जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी एक गहरी दहाड़ सुनाई दी और वो पीछे हट गया। देखा तो एक पोलर बेयर का सिर गुफा के अंदर घुस आया था, लेकिन उसका विशाल शरीर गुफा में नहीं आ रहा था। ओवरगार्ड जोर से चिल्लाया ताकि भालू डर जाए, लेकिन वो भालू बेहद चालाक था। उसने बाहर से बर्फ खोदनी शुरू कर दी। अगर ऐसे ही रहा तो कुछ ही समय में दोनों उसका शिकार बन जाते। ओवरगार्ड ने बिना देर किए सिग्नल स्टिक निकाली और गुफा के मुंह की तरफ उसकी तेज लपट फेंकी। इतनी बड़ी आग और धुआं देखकर पोलर बियर भाग खड़ा हुआ। ओवरगार्ड वहीं बर्फ पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे बस अब ये और नहीं सहा जा रहा था। अगले दिन सुबह वो गुफा से बाहर निकला। भालू का कोई निशान नहीं था। वो फिर महिला को लेकर चल पड़ा, लेकिन मौसम ने फिर साथ नहीं दिया और अचानक तेज बर्फीली हवा चलने लगी। ओवरगार्ड का मुंह लाल हो गया। उसके लिए अब सांस लेना मुश्किल हो रहा था। इतने भयंकर तूफान में एक कदम भी आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं था और आसपास कोई रुकने की जगह भी नहीं थी। ओवरगार्ड ने स्लेज को बगल में खड़ा किया ताकि हवा रुक सके। फिर स्लीपिंग बैग में घुसकर जिप बंद कर दी और महिला के साथ उस छोटी सी अंधेरी जगह में सिमट कर सो गया। उसे बस इंतजार था कि यह तूफान कब थमेगा। काफी देर बाद तूफान रुका। स्लीपिंग बैग अब आधा बर्फ में दब चुका था। ओवरगार्ड बर्फ से बाहर निकला। हाथ के मोजे उतारे तो उंगलियां बैंगनी पड़ चुकी थीं। उन्हें हर बार हिलाने पर तेज दर्द हो रहा था। फिर भी ओवरगार्ड ने हार नहीं मानी। वो स्लेज खींचते हुए पहाड़ की ओट में आया, जहां हवा थोड़ी कम थी। महिला को गर्म रखने के लिए उसने लाइटर से अपना एक बैग भी जला दिया, लेकिन महिला की आंखें सूजी हुई थी और होंठों के कोने से खून रिस रहा था। ओवरगार्ड ने तुरंत उसका पेट का जख्म देखा, जो लगातार बिगड़ता जा रहा था और अब वो मौत के बिल्कुल करीब थी। ओवरगार्ड की आंखों में दुख और निराशा भर आई। वो उस महिला को छोड़ना नहीं चाहता था, जिसने उसे एक नई उम्मीद
उम्मीद दी थी, लेकिन अब जो हो सकता था वो बस यह था कि वह खुद को बचाए। ओवरगार्ड वो तस्वीर महिला के हाथ में थमा दी और उसके होंठों से खून धीरे से पहुंच दिया। फिर स्लीपिंग बैग की जिप बंद कर दी। उसने पलटकर एक बार महिला को देखा और भारी मन के साथ अकेला आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ ही कदम चला था कि बर्फीली जमीन में उसे फूल खिले हुए दिखे। वो कुछ सोच पाता इससे पहले ही पैर फिसला और वो एक गड्ढे में जा गिरा। जब होश आया तो पाया कि एक पैर पत्थरों की दरार में बुरी तरह फंसा हुआ था। वह चाहे जितना भी जोर लगाए लेकिन उसका पैर निकलने का नाम नहीं ले रहा था। तेज दर्द से वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उस पल आंखों में बस निराशा थी, लेकिन फिर उसे याद आया वो सब कुछ जो उसने इस एक साल में झेला था। इतनी मुश्किलों के बाद इस तरह मरना उसे मंजूर नहीं था। उसने डर को गुस्से में बदला और दोनों हाथों से पत्थर को पकड़ा। फिर चिल्लाते हुए पूरी ताकत से एक झटके में पैर खींचा। पैर निकल तो गया, लेकिन अब उस पर एक गहरा जख्म हो गया था। वो खून से लिपटा पैर घसीटते हुए उस गड्ढे से बाहर निकला और लड़खड़ाते हुए वापस महिला के पास पहुंचा। उसका मन था कि स्लीपिंग बैग खोलकर महिला के साथ वह भी यहीं मर जाए, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर चौंका दिया। महिला की आंखें खुली थीं और उसने ओवरगार्ड को देखकर इशारा किया। ओवरगार्ड का रोना फूट पड़ा। वो उसे छोड़कर जाने के लिए बार बार माफी मांगता रहा, लेकिन महिला ने उससे कोई नफरत नहीं जताई। उसकी जगह कोई भी शायद यही करता। महिला के जागने ने ओवरगार्ड में फिर से जीने की ताकत भर दी थी। उसने अपने जख्म पर बर्फ बांधी ताकि दर्द कम हो सके और फिर लड़खड़ाते कदमों से दोनों आगे बढ़ने लगे। काफी देर बाद महिला को खांसी चलने लगी। ओवरगार्ड रुका और बचा हुआ आखिरी पानी महिला को पिला दिया। खाना भी खत्म हो चुका था, यहाँ तक कि खुद की प्यास बुझाने के लिए उसने मुट्ठी भर बर्फ मुंह में डाल ली। वह लड़खड़ाते हुए एक पहाड़ी ढलान तक पहुंचा और ओवरगार्ड वहीं गिर पड़ा। थोड़ी देर लेटा रहा, फिर सारा सामान वहीं छोड़ दिया। अब बस यह एक आखिरी ढलान पार करनी थी। उसके बाद सब भगवान भरोसे था। उसने जैसे तैसे अपनी आखिरी ताकत जोड़ी और ढलान पर चढ़ना शुरू किया। ऊपर पहुंचते ही दूर एक हेलीकॉप्टर उतरता दिखा। अब सोचने का वक्त नहीं था। उसने तुरंत महिला को ऊपर धकेला। जेब से वह आखिरी सिग्नल स्टिक निकाली और उस तरफ चिल्लाते हुए हाथ हिलाने लगा, लेकिन सिग्नल स्टिक की रोशनी इतनी कमजोर थी कि हेलीकॉप्टर वालों को दिखी ही नहीं। तब उसने अपनी स्वेटर उतारी और उसमें आग लगा दी। वो जानता था यह उनका आखिरी मौका है। हेलीकॉप्टर वहां से उड़ा, लेकिन वह उनकी तरफ आने की बजाय दूर जाने लगा और जल्द ही वह दो पहाड़ों के बीच गायब हो गया। एक बार फिर किस्मत ने उन्हें धोखा दे दिया था। अब ओवरगार्ड के मन में कोई शिकायत नहीं थी। एक साल से ज्यादा की इस जंग के बाद वो सच में थक चुका था। उसने महिला का हाथ थामा और उसके पास जमीन पर लेट गया। उसकी आंखें भी अब धीरे धीरे बंद होने लगी थी, लेकिन तभी पीछे से हेलीकॉप्टर की आवाज आती सुनाई दी।